नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगले 14 महीनों में 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी लोकसभा चुनाव से पहले। ये विधानसभा के चुनाव क्या लोकसभा के चुनाव की आधारभूमि तैयार करेंगे? क्या इन चुनावों का नतीजा तय करेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति होगी? आमतौर से ऐसा समझा जाता है, लेकिन शुरुआत में मतलब आज़ादी के बाद के कुछ सालों की बात करें, कुछ दशकों की, और अब पिछले 8 साल की बात करें जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पिछले 8 साल में लोगों ने इसको डीलिंक करना सीख लिया है, यानी विधानसभा में किसको, किस पार्टी को, किस नेता को वोट देना है और लोकसभा में किसको देना है। लोकसभा चुनाव होते ही एक अतिरिक्त वोट बैंक आ जाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसलिए आप देखेंगे कि जब लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं राज्यों के, तब बीजेपी का वोट परसेंटेज लोकसभा चुनाव की तुलना में गिर जाता है। अब ये जो 11 राज्य हैं, इनमें से 4 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिसमें एक त्रिपुरा है, दूसरा मेघालय है, तीसरा नागालैंड है और चौथा मिजोरम है। त्रिपुरा में बीजेपी अकेले सत्ता में है। उसके अलावा बाकी जो 2 राज्य हैं, मेघालय और नागालैंड, वहाँ गठबंधन में है सत्ता में, और मिज़ोरम में दूर दूर तक कहीं नहीं है बीजेपी। तो बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट का चैलेंज मुख्य रूप से जो है वो त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में जो ट्राइबल पार्टी थी जिससे अलायंस था पिछले चुनाव में, वो अलायंस टूट चुका है। अब बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना। उसके अलावा जो है वो ख़ास तौर से ट्राइबल इलाके में अपनी पैठ को बढ़ाना, स्थापित करना अपने काम के जरिए। एक समस्या थी बीजेपी की लीडरशिप को लेकर। लीडरशिप को लेकर जो समस्या थी वो लीडरशिप चेंज करके बीजेपी ने हल कर ली। तो लीडरशिप के कारण जो पार्टी के अंदर असंतोष था या पार्टी से बाहर अलायंस की संभावना कम हो रही थी, वो समस्या ख़त्म हो गई। तो बीजेपी के त्रिपुरा में वापस लौटने की संभावना बढ़ गई है। अब मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि लौट ही आएगी, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि संभावना बढ़ गई है कि कांग्रेस पार्टी का वहां कोई जनाधार बचा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी वहां एक तरह से लड़ाई से बाहर है। तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की वहां पर अपनी जगह बनाने की, कांग्रेस का जनाधार लेने की, कामयाब नहीं हो पाई। उसके अलावा जो मुख्य पार्टी थी त्रिपुरा की, जो 15 साल तक उससे पहले सत्ता में रही थी, सीपीएम, उसकी स्थिति पिछले चुनाव से अब तक में कोई बहुत अच्छी हुई नहीं है। उसने कोई ऐसा ग्राउंड गेन नहीं किया जिसके आधार पर कह सकें कि चुनाव का नतीजा बदल सकता है। जो 2018 में था उससे एकदम उलट आ सकता है। तो इसलिए त्रिपुरा में बीजेपी की चुनौती तो निश्चित रूप से है, कोई भी चुनाव चुनौती होता है, लेकिन उस तरह की नहीं है जैसी 2018 में थी जब पहली बार सत्ता में आई थी। उससे पहले बीजेपी का कुछ नहीं था त्रिपुरा में। तो इसलिए ये 4 राज्यों की बात छोड़ दें, बाकी बचते हैं 7 राज्य। इन 7 राज्यों में 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी सत्ता में है और उसकी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी से जिन राज्यों में सीधी लड़ाई है बीजेपी की, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल और छठा राज्य है कर्नाटक। हालांकि सीधी लड़ाई तो है, लेकिन एक ट्रायंगुलर फाइट भी है, वहाँ जेडीएस भी है, लेकिन लड़ाई दरअसल कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की ही है। हंग असेंबली की स्थिति में ही जेडीएस की भूमिका नज़र आएगी, निर्भर करता है कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। तो सवाल यह है कि अलग अलग राज्यों की बात करें, सबसे बड़ी चुनौती वाले राज्य की बात करें या सबसे कम चुनौती वाले राज्यों की बात करें, तो अगर आप देखें गुजरात और हिमाचल, तो गुजरात और हिमाचल में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चूँकि 2 ही पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी को मैं गिनकर नहीं चल रहा हूं, ना गुजरात में ना हिमाचल में। आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार जो है वो दूध के उबाल की तरह है, जितना ऊपर झाग दिखाई दे रहा है वो दरअसल जो है नीचे कुछ है नहीं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को कोई सीटें मिलेंगी ऐसा मुझे लगता नहीं। 1-2 सीटों की बात अलग है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कई बार लोग जो है उनका जनाधार होता है अपने चुनाव क्षेत्र में, ऐसा कोई उम्मीदवार उनका आया तो उसकी बात अलग है। पार्टी के रूप में वो कोई बड़ी भूमिका निभाने जा रही है ऐसा नहीं लग रहा है। इन 2 राज्यों के बाद बीजेपी के लिए चुनौती जो है वो जो जहाँ सत्ता में है, उनमें मध्य प्रदेश,
और उसके अलावा कर्नाटक। मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, खासतौर से मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए जिसमें बीजेपी की स्थिति बड़ी ख़राब आई, उसके नतीजे ख़राब आए। कांग्रेस के नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन कांग्रेस कुछ ऐसे इलाकों में जीती जहां वो 20, 25, 30, 35 साल से नहीं जीती थी, तो इसलिए कांग्रेस का जो है उत्साह बढ़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि उनके पास कोई नई लीडरशिप नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों 75-80 के लपेटे में हैं, तो ऐसे में बीजेपी के पास जो नेताओं की जो गैलेक्सी है, जो नेताओं की भरमार है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। अगर एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं किया, अगर पार्टी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, चुनाव में हम शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेंगे, तो स्थिति दूसरी होगी। अगर पार्टी ने कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व के जरिए जाएंगे या ये कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पर जाएंगे, तो फिर समस्या हो सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री के नाम पर जो अतिरिक्त वोट पड़ते हैं वो विधानसभा में नहीं पड़ते, वो लोकसभा में पड़ते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रभाव होगा। उनकी वजह से आप देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता के थोड़े करीब तक आई, काफ़ी करीब तक आई, या राजस्थान में एक सम्मानजनक सीट उसको मिली, 75 सीटें मिली, तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री के कैंपेन से। इसी तरह से कर्नाटक में 109 सीट तक पहुंची, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान था प्रधानमंत्री के कैंपेन का। लेकिन विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है, वहाँ लोग प्रधानमंत्री की ओर कम देखते हैं, स्थानीय नेतृत्व की ओर ज़्यादा देखते हैं। तो अब ये चुनाव मुख्य रूप से देखिए, वहाँ पर जो है एक तरह से कमलनाथ खुद मुख्तार घोषित कर दिया है उन्होंने अपने को, वहाँ की पार्टी उन्होंने मान लिया है कि ये मेरी पार्टी है। वो एक जैसे कोई आंचलिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी होती है, रीजनल पार्टी होती है, उसके नेता की तरह वहाँ काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस हाईकमान की, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, इतनी हिम्मत नहीं है कि कमलनाथ को वहाँ से हटा दे। तो ये मानकर चलना चाहिए अभी तक की जो स्थिति है, अगले चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ ही होंगे और इधर से शिवराज सिंह चौहान होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई तो। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का कोई विकल्प बीजेपी के पास है नहीं। शिवराज सिंह चौहान से बेहतर नेता, चाहे पसंद करें आप ना करें, शिवराज सिंह चौहान से बेहतर नेता मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास नहीं है। वही सबको साथ लेकर चल सकते हैं, वही साथ सकते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, और ज़मीन से जुड़े हुए नेता को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बड़ी कठिन होगी भाजपा और कांग्रेस के बीच में। दूसरी कठिन लड़ाई, और मेरा मानना है कि ये जो 11 राज्यों का चुनाव है, इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे निकट की लड़ाई, सबसे जो है संघर्षपूर्ण जो चुनाव होगा वो होगा कर्नाटक का। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति खराब है। खराब इसलिए कह रहा हूं कि नेतृत्व परिवर्तन तो करवा लिया पार्टी हाईकमान ने, येदियुरप्पा को हटा दिया मुख्यमंत्री पद से, और एक तरह से ये संकेत दे दिया कि वो चुनावी राजनीति से रिटायर हो गए। लेकिन येदियुरप्पा ने नहीं माना ये। येदियुरप्पा जो है वो लगातार सक्रिय रहे, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता के दिन, उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि कर्नाटक में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। ये बात मतलब मामूली नहीं है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि उससे 3-4 दिन पहले कर्नाटक के जो प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, वो घोषणा करके आए थे बेंगलुरु में कि पार्टी अगला चुनाव, विधानसभा का चुनाव बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में लड़ेगी, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद येदियुरप्पा का ये बयान देना, और उसके ठीक 3 दिन बाद, अब आप तारीखों को देखिए, ठीक 3 दिन बाद पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने येदियुरप्पा को उनके पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बना दिया, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नीति निर्धारक कमेटी है। उसके अलावा दूसरी जो सबसे प्रभावी कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, केंद्रीय चुनाव समिति, उसका भी सदस्य बना दिया गया। उसके सदस्य भी येदियुरप्पा इससे पहले कभी नहीं रहे।
तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से उनके एक बयान का क्या असर हुआ। तो अब भी पार्टी के जो सर्वे हैं, जो दूसरी पार्टियों के सर्वे हैं, उनसे जो बात निकल कर आ रही है कि फिर से 2018 की ही तरह हंग असेंबली आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और उस हंग असेंबली की संभावना में ऐसा दिखाई दे रहा, आज की तारीख में अगर चुनाव हो तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। ऐसे में जेडीएस का रोल जो है वो किंग मेकर का हो सकता है। जेडीएस को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली, उसकी सीमित जो है उसका जनाधार है, कुछ ही क्षेत्रों में है, लेकिन जहां है वहां से उनको अगर 20-25 सीटें भी मिलती हैं तो वो इस स्थिति में होंगे कि हंग असेंबली आने पर तय करें कि किसके साथ जाना है, किसकी सरकार बनवाना है। तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति कर्नाटक में ऐसा लग रहा था, ये हिजाब कंट्रोवर्सी हुई, उसके अलावा हिंदुत्व के जो मुद्दे चले, उनसे लग रहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, लेकिन ऐसा परिवर्तन आया नहीं है। 2018 से 22 4 सालों में लोगों को ये लगा नहीं, 4 साढ़े 4 सालों में लोगों को ये लगा नहीं है कि दोनों पार्टियों में से कोई नई बात कहने में कामयाब हुई, कोई नई योजना, कुछ नयापन गवर्नेंस में। बीजेपी की जो सरकार चली है, पहले येदियुरप्पा के उसमें और उसके बाद बसवराज बोम्मई के उसमें, दोनों में जो है वो कोई सरकार की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही है जिसके बल पर वो वोट मांग सके। तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस बार बीजेपी को करना पड़ेगा। कांग्रेस उसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से और कुछ हुआ हो चाहे नहीं, लेकिन उसका एक असर ये हुआ है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस के आपसी झगड़े थे नेतृत्व के, वो कम हो गए। इसका भी नुकसान बीजेपी को होगा। तो एक तो समस्या येदियुरप्पा की है बीजेपी के सामने कि वो काबू में नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है कि वो फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी नियम बनाती रहे, कानून बनाती रहे, वो मानने को तैयार नहीं है, वो अभी रिटायर होने को तैयार नहीं। ये समस्या बीजेपी की कर्नाटक में बड़ी है। तो सबसे जो संघर्षपूर्ण स्थिति होगी बीजेपी के लिए, चुनौतीपूर्ण, वो कर्नाटक में होगी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर स्थिति में है। वहाँ अशोक गहलोत का जो राज है और आपस में कांग्रेस की जो लड़ाई है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, उसका पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये फ़ायदा कम हो सकता है, इस फ़ायदे में घाटा हो सकता है, मुनाफे में घाटा हो सकता है, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का मामला पार्टी ने समय रहते न सुलझाया। पार्टी को तय करना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या उनके बिना। ये इसकी घोषणा, इस मुद्दे का समाधान, इस समस्या का समाधान बीजेपी को जल्दी से जल्दी खोजना पड़ेगा। मुश्किल से 1 साल बचा है चुनाव के लिए, तो ऐसे में अगर जितनी देर होगी उतना जो है लाभ कम होने की उम्मीद है। तो इसलिए बीजेपी जो परिस्थिति है इस समय, राजनीतिक परिस्थिति राजस्थान में, वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप अशोक गहलोत का देखें तो जब भी मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया है अगले चुनाव में। तो ये अगर उस परंपरा को भी देखें, उस अतीत को भी देखें, उस लिहाज से भी, और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, और भाजपा बड़ी मेहनत भी कर रही है ख़ास तौर से ट्राइबल बेल्ट पे। ये जो ट्राइबल पार्टी उभर कर आई है उसकी वजह से उसकी परेशानी ज़्यादा है। वो इलाका कहलाता है बागड़ बेवाड़, इसमें आदिवासी बहुल इलाका है ये, और इसमें विधानसभा की 28 सीटें आती। यहीं पिछली बार मात खाई थी बीजेपी, इसलिए बीजेपी इस पर पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री बांसवाड़ा, इस इलाके के बांसवाड़ा ज़िले में 1 महीने में दूसरी बार जाने वाले हैं। प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया 6 बार दौरा कर चुके हैं। तो बीजेपी की तैयारी पूरी है कि इस इलाके से उसको फ़ायदा मिले। उसको ये उम्मीद है कि आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाने का भी उसको एक सहानुभूति उसकी मिलेगी, उसका फ़ायदा मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा वो तो चुनाव ही बताएंगे, लेकिन भाजपा की सांगठनिक तैयारी पूरी है, सवाल नेतृत्व की समस्या सुलझाने की। अब एक राज्य और है जहां चुनावी संघर्ष बहुत तेज होगा, बड़ा तीखा होगा, वो है तेलंगाना। दक्षिण का ये दूसरा राज्य हो सकता है जो बीजेपी के लिए दरवाज़ा खुल सकता है,
और ये मुनुगोडू जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जहां 3 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं और 6 नवंबर को नतीजा आने वाला है। ये चुनाव दरअसल एक बाई इलेक्शन कई राज्यों में होता है। कई ऐसे मौके आए हैं जब एक बाई इलेक्शन अगले पूरे जनरल इलेक्शन का माहौल बना देता है, और उसके उदाहरण पहले मैं कई बार दे चुका हूँ, उसको दोहराऊंगा नहीं। तो ये मुनुगोडू जो विधानसभा उपचुनाव है, ये तय कर देगा कि भाजपा और टीआरएस की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी रहेगा। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये सीट भाजपा की कभी नहीं थी। इस सीट से पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, और वो उम्मीदवार अब जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं और संपन्न हैं। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरा डिटेल आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो ये बाई इलेक्शन का नतीजा, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी, कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 पर रहेगा, ये तय होगा। अगर टीआरएस हार जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर बीजेपी हारती है और कम मार्जिन से हारती है, तब भी टीआरएस के लिए ये सेटबैक ही होगा। लेकिन अगर बीजेपी बुरी तरह से हार जाती है तो बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है इस दक्षिण के इस राज्य में अपनी पैठ बनाने की, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। तेलंगाना में लड़ाई अब टीआरएस और बीजेपी के बीच में है, ये बड़ा स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, टीडीपी पहले से यहाँ कुछ नहीं थी। तो इसलिए तेलंगाना में इस विधानसभा चुनाव में, यानी 2023 जो नवंबर दिसंबर में होना है, उसमें सीधी लड़ाई, सीधी टक्कर जो है टीआरएस और बीजेपी की होगी। अब 2 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान की मैंने बात की, वहां कांग्रेस की हालत ख़राब है। एक ही राज्य है छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। पूरे देश में अगर एक राज्य की बात करें जहां कांग्रेस आज की तारीख में सबसे मजबूत नज़र आ रही है, तो वो है छत्तीसगढ़। बीजेपी पिछले 4 साल में अपनी स्थिति को बहुत अच्छा कर नहीं पाई है। उसकी लीडरशिप की कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो नेतृत्व कुछ कर रहा हो, ज़मीन पर संघर्ष में हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ का, वैसे भी मुझे जो है ज़्यादा इस समय कोई अंदाज़ा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भूपेश बघेल और जो है टीएस सिंहदेव ने आपस में समझौता कर लिया है। वो जो उम्मीद थी बीजेपी को कि इन दोनों की लड़ाई में उसका फ़ायदा होगा, वो उम्मीद खत्म हो गई है। तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए अभी तक सबसे सुरक्षित नज़र आ रहा है। लेकिन कर्नाटक, उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक से भी है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि नॉर्थ ईस्ट, जहाँ एक समय वर्चस्व था कांग्रेस का, वहाँ से साफ हो चुकी है। इन 11 राज्यों में से अगर कहीं एक राज्य में सत्ता बचाती हुई दिख रही है और एक राज्य में सत्ता में आने की संभावना दिख रही है, तो वो कर्नाटक है। और जहाँ सत्ता बचाती हुई दिख रही है वो छत्तीसगढ़ है। जहाँ संघर्ष में है, कांटे का संघर्ष जिसको कह सकते हैं, वो मध्य प्रदेश होगा। तो कुल मिलाकर इन 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर कोई बड़ा असर पड़ने जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक राज्य जहां भाजपा के लिए चिंता की बात हो सकती है, कर्नाटक, जहां 28 में से 25 सीटें, बल्कि 25+1, एक इंडिपेंडेंट भी भाजपा के समर्थन से जीती थी, तो 26 सीटें भाजपा जीती थी 28 में से। अगर वहाँ कोई कमी आती है तो बीजेपी के लिए सेटबैक होगा। बाकी राज्यों में लोकसभा की दृष्टि से बीजेपी के लिए कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दूसरा राज्य हो सकता है छत्तीसगढ़। इसकी भरपाई के लिए बीजेपी को कहीं ना कहीं से सीटें लानी होंगी, उसकी योजना बनानी होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।